नमस्कार। मैं प्रभात कुमार विश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटर कॉलेज देवली, ऑनलाइन क्लास में अपने सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी व्यूअर्स का मैं प्रभात कुमार विश्नोई इकोनॉमिक्स स्टडी टाइम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक भुगतान संतुलन, भुगतान शेष और इसमें सम्मिलित होने वाली मदें। और मैं बच्चों आपसे ये गारंटी के साथ आपको मैं कह रहा हूं कि इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2022 में ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे किसी भी रूप में आए, निश्चित आपके यानी कि बोर्ड पेपर में होगा, ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही संभावित क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके तैयार कीजिए ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें। और अब जो मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ये वीडियो आपकी बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते ही मैं बना रहा हूँ। अभी मैं ये भुगतान संतुलन आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैंने आपको कर वगैरह बताना है, कर, प्रत्यक्ष कर, प्रतिशील कर, ठीक है, प्रतिगामी कर, तो इन करों के बारे में आपको बताना है। और एक आपको कहना चाहिए कि राष्ट्रीय आय, और उसमें जो आंकिक क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के बारे में मुझको आपको थोड़ा सा समझाना है। इससे पूर्व के जो वीडियो हमने आपके लिए बनाए हैं उन वीडियो को जरूर देख लीजिए। उसमें सीमांत प्रवृत्ति, औसत प्रवृत्ति, प्रभावपूर्ण मान किसे कहते हैं, कि इसका मुद्दा सिद्धांत क्या है, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। साथ ही आपको जो तैयार करना है, मुद्रा की कार्य है ना, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, व्यापारिक बैंक, उनके कार्य आप उसको याद करेंगे। विनिमय दर किसे कहते हैं, तो बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसी प्रकार के शक्ति संकट सिद्धांत, स्वर्ण मान में विनिमय दरों का निर्धारण किस प्रकार से होता है, इन सारे क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह तैयार करना है। लेकिन आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है भुगतान शेष अथवा भुगतान संतुलन। अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो है भुगतान संतुलन क्या है, आइए इसके अर्थ और इसकी कुछ परिभाषाओं को हम जानते हैं, समझ लेते हैं। एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के निवासियों का शेष विश्व के निवासियों के साथ सभी आर्थिक सौदों का लेन देन का जो लेखा जोखा है उसको हम भुगतान शेष अथवा भुगतान संतुलन कहते हैं। इसको अंग्रेजी में आप बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। एक होता है व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये अलग है ना। इसमें केवल आयात निर्यात सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि भुगतान संतुलन एक व्यापक शब्द है, ठीक है। एक वित्तीय वर्ष की अवधि में किसी देश का विश्व के अन्य देशों के साथ जो भी आर्थिक लेन देन होता है, यानी व्यापारिक सौदे होते हैं, आर्थिक यानी ट्रांजैक्शन होते हैं, उनका जो लेखा जोखा होता है उसको हम भुगतान संतुलन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक परिभाषा यहाँ हमने लिखी हुई है किंडल बर्गर के शब्दों में। एक देश का भुगतान संतुलन शेष या भुगतान संतुलन उस देश के निवासियों तथा विदेशियों में किए गए सभी आर्थिक सौदों का क्रमबद्ध लेखा है, ठीक है। और दूसरा है जेम्स और इनग्राम के शब्दों में उनका क्या कहना है कि भुगतान संतुलन या भुगतान शेष उन सभी आर्थिक सौदों का संक्षिप्त लेखा है जो एक देश के निवासियों तथा शेष संसार के मध्य एक निश्चित समय में किया जाता है। आप जानते हो कि विदेशों से
अनेक प्रकार के सामानों को देश के अंदर मंगाया जाता है और विदेशों को भेजा जाता है, तो ये आयात निर्यात हो गया। ठीक है, इसमें हम वस्तु भेजते हैं, इसको हम कहते हैं दृश्य मदे, दृश्य मदे। ठीक है, और जो सेवाएं विशेषज्ञों की सेवाएं हैं, जहाज रानी इत्यादि जो विदेशों से हमें किसी भी रूप में प्राप्त होते हैं, जब पर्यटक आते हैं, एजुकेशन है, एजुकेशन के लिए हमारे देश के लोग विदेशों में जाते हैं, विदेशी लोग हमारे यहीं आते हैं, ऐसे चिकित्सा के क्षेत्र में जाते हैं। बहुत से लोग भारत से विदेशों में जाके इलाज कराते हैं, और आजकल तो टे गंगा बह रही है, विदेशी हमारे देश में आके इलाज करा रहे हैं, है ना? क्यों, ये मैं बाद में बताऊंगा। तो भुगतान संतुलन एक देश का समस्त विश्व या शेष विश्व के साथ में जो भी आर्थिक लेन देन का लेखा जोखा है उसको कहते हैं, समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें सम्मिलित होने वाले मदों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक है दृश्य मदे, दूसरा है अदृश्य मदे, और तीसरा है पूंजी अंतरण यानी कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है, दृश्य मदे में जैसे बता रहा था आपको, इसमें हम भौतिक वस्तुओं का निर्यात या आयात करते हैं। ये केवल आयातों और निर्यातों का यदि विवरण आप रख रहे हैं तो उसी को व्यापार संतुलन कहते हैं, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, याद रखिएगा। और भुगतान संतुलन चूंकि व्यापक है, इसमें अदृश्य मदें भी सम्मिलित होती है। अदृश्य मदों में जैसे जहाज रानी, आप जानते हो जहाज रानी जो हमारे कई जलीय यातायात है उसके द्वारा, ठीक है, वायु यातायात के द्वारा इनकम होती है देश को। विदेशी नागरिक जाते हैं, आते हैं, ठीक है, पर्यटक आते हैं, पूरे देश में पर्यटन करते हैं। विशेषज्ञों की सेवा एक देश दूसरे देश को देता भी है और लेता भी है ना? जैसे किसी बार जंगल में आग लग जाती है तो उस आग को बुझाने के लिए बहुत भयानक आग लग गई, या कहीं ऐसे किसी चीज में आग लग गई जो बहुत ही ज्वलनशील है, जिसको बुझा पाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में विदेशी जो विशेषज्ञ लोग हैं उनकी सहायता लेनी पड़ती है, उनसे मदद लेनी पड़ती है ना? तो उनकी सेवाओं का पुरस्कार दिया जाता है। जैसे आप देखिए ना क्रिकेट मैच में हमारी जो क्रिकेट टीम है उसके जो कोच होते हैं, आजकल तो सारे ही इंडियन कोच को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। पहले तो इंग्लैंड वगैरह है ना, इंग्लैंड के कोच हुआ करते थे, समझ रहे हैं क्रिकेट। तो ऐसे ही डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वकील होते हैं, दुनिया भर के और लोग हैं जो विदेशों में जाके सेवाएं कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। तो वो अच्छा, यहाँ एक बात विशेष करके ध्यान देने वाली ये है कि जो हमारा व्यापार संतुलन है उसमें हम कई विदेशी मुद्रा स्वीकार करते हैं, और अगर हमने किसी देश से कुछ लेना है, अगर लेनदारियां हैं हमारी तो विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होती है, यदि देनदारियां हैं तो हमारे देश की मुद्रा जाती है। और ऐसा हो जाता है कि वर्ष के अंत में ये कहा जाता है कि भुगतान संतुलन अनिवार्य रूप से संतुलित होता ही होता है। अब मैं आपको बता दूं, मैंने दृश्य मदें बता दी। दृश्य मदों में आयात निर्यातों को सम्मिलित करते हैं। अदृश्य मदों में अन्य जो कहिए कि जो इनविजिबल कहिए कि आइटम्स हैं उनको हम इसमें शामिल करते हैं, जैसे जहाज रानी है, पर्यटन है, शिक्षा है, चिकित्सा है इत्यादि, है ना? और पूंजी अंतरण में इसमें पूंजी का आदान प्रदान होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इतना तो समझ ही गए होंगे ना कि ये चीजें जो हैं व्यापार संतुलन की जो मदें हैं, इनको आगे हम विस्तार से समझाने वाले हैं। अब इस बात को हम समझ लेते हैं कि व्यापार संतुलन कब कितने प्रकार का हो सकता है ना? भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन 3 प्रकार का होता है। एक, जब हम कहें कि पक्ष में है भुगतान संतुलन। दूसरा, जब विपक्ष में होता है,
और तीसरा जब प्रतिकूल होता है, यानी संतुलित भुगतान संतुलन, प्रतिकूल भुगतान संतुलन और अनुकूल भुगतान संतुलन। अब इनको अगर आप समझना चाहते हैं तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इसको देखिए, ये मैंने लिखा है बी, ये पेन नहीं चल रहा है, दूसरा लेना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहां लिख रहा हूं इसको, ये मैंने लिखा है बी, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बराबर होता है हमारा प्राप्तियां यानी रेवेन्यू माइनस पी, यानी कि जो हमने विदेशों को चुकाना, यानी आयात निर्यात और सेवाओं का मूल्य। अगर हमारा आर यानी रेवेन्यू जो हमने प्राप्तियां करनी है वो पी से ज्यादा होगी तो ये पक्ष में व्यापार संतुलन कहलाएगा। ठीक है, ठीक है ना, यानी आप इसको एफ लिख सकते हैं, फेवरेबल, बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल। ठीक है, और यदि बी यू अनफेवरेबल, आर बराबर होगा माइनस, है ना, पी। अब इसमें क्या होगा कि ये आर कम होगा पी से, यानी हमारी लेनदारियां कम है, आर छोटा होगा। ठीक है, ऐसे लिख दो, आर छोटा होगा किससे, पी से, और यहाँ पे आर बड़ा है पी से, तो ये तो फेवर में हो गया, ये इनफेवर अनफेवर हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें देना ज्यादा है, लेना कम है। ठीक है, लेना कितना है, ज्यादा यहाँ पर, और देना कम, तो ये पक्ष में हो गया। एक वर्ष की अवधि में जो हमारी समस्त लेनदारियां हैं विदेशियों के साथ, शेष विश्व के साथ, तो वो ज्यादा हैं, यानी प्राप्तियां ज्यादा हैं, और हमें जो पेमेंट करना है वो कम है। तो इसको मतलब वो फेवर में है, हमारे यहाँ देश में आएगा, विदेशी मुद्रा आएगी या स्वर्ण आएगा, क्योंकि वर्ष के अंत में भुगतान संतुलन निश्चित रूप से संतुलित होता है। और इसको संतुलन किस प्रकार से किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी देखिए ये वीयू है, वीयू का मतलब हो गया कि अनफेवर, यानी यहाँ पर हमारी प्राप्तियां जो हैं, जो हमने लेना है विदेशों से, वो कम है पेमेंट से देनदारियों की तुलना में, तो यहाँ पर ये विपक्ष में हो गया। और संतुलित कब होगा, जब बी, ये जो है हमारा यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारी प्राप्तियां और हमारा पेमेंट, ये दोनों बराबर होंगे, है ना, तो हम कहेंगे कि व्यापार संतुलन हमारे यानी कि संतुलित व्यापार संतुलन है। तो तीन प्रकार का होता है व्यापार संतुलन। तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं, अनुकूल व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। आगे हम आपको समझाते हैं कि इसमें कौन कौन सी मदें सम्मिलित होती हैं।